चलो आगे देखो। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर। ठीक ना, क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इधर देखो, तो हम लोग इसमें पढ़ने के वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित सभी चीजें से हम लोग पढ़ने वाले हैं। धारा क्या होती है, धारा कैसे बहती है, धारा कितने प्रकार की होती है, ठीक, इसे हम लोग सब विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो पहला हिंट डाल दो यही, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ना लो, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। पहले का परिभाषा लिख लो। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह, किसी चालक तार में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में जी, किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? चालक, कंडक्टर। ये मान लो कोई चालक है, ये चालक है। एक एक चीज आज समझोगे। ये कोई चालक है, ठीक। चालक में क्या है? बहुत सारे समय क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सारे से इलेक्ट्रॉन से बनकर बना हुआ, ठीक है ना। तो हम यहां इसकी एक बात और दे सकते हैं। किसी चालक के ये होता है क्षेत्रफल है। ये मार्कर है, मार्कर को सामने देखोगे तो ये क्या दिख रहा है? वृत्ताकार गोल दिख रहा है। तो मान लो मार्कर एक पाइप है, इस पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी गुजर जाएगा, बस इस पाइप से प्रति सेकंड निकलने वाले पाइप पानी की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते। क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को हम लोग कहते क्या है? भाषा अगला लिखो। किसी चालक के अथवा करके, किसी चालक के अनुप्रस्थ, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। उसको गिरा दो पीछे वाला फटाक से। विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे गिराओ, तेज नीचे तक गिराओ। विद्युत धारा कहते हैं। बस बस। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा कहते हैं। या हम लोग इसी को रट्टा मारे हुए सर्किट में, अथवा आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते क्या है? अगला लिखो,
आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आई इस्तेमाल आई से हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं। किसको? धारा को। अब यार समझ ध्यान से, मैं मान लेता हूं, माना किसी चालक तार में, माना किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। आई बराबर क्या? क्यू अपान टी। हम लिख सकते हैं विद्युत धारा आई बराबर ऐसे लिख लो, आवेश बटे समय। यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान टी हो। सही है? आई बराबर होगा क्यू अपान टी। यहां से हम धारक एक बहुत और देख सकते हैं। क्या? किसी चालक तार में आवेश और आवेश प्रवाह को, आवेश को प्रवाहित होने में, आवेश और उसको प्रवाहित होने में लगे समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। कैसे? किसी चालक तार में आवेश और आवेश को प्रवाहित होने में लगे समय को के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? लिखो, सब लिखो। किसी चालक तार में या किसी चालक में आवेश तथा उस आवेश को प्रवाहित होने में लगे समय के अनुपात को, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक? तो कितनी परिभाषाएं हो गई? 4 परिभाषाएं हो गई। ठीक? किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। अगला, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा। इसको हम लोग किससे कहते हैं? आई से। माना किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, यानी आई बराबर क्यू अपान टी। यानी किसी चालक में आवेश था, उस आवेश को प्रवाहित होने में लगे समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है? विद्युत धारा कहते हैं। इतना बात किसी कोई डाउट है? इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे चले विस्तार समझें। ठीक?
जल्दी से 1 मिनट आगे देखो इधर। अब यह समझो ध्यान से चीजें, अभी इसकी हम मात्रक बीमा और सब चीजें नहीं समझ रहे हैं। अब यहां तुमको में चलते थोड़ा धारा प्रवाह में, धारक जीवन में चलते, धारक जिंदगी में। ठीक, चलो तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा, विद्युत धारा के बारे में विस्तार से। धारा कैसे बहती है, धारा होती क्या है। अब सुनना लिखना एक पसंद नहीं है, सुनना पर अगर हम बात करें, थोड़ा सोच ले चीज उसे बता चुका हूं। अगर हम बात करें किसी परमाणु में, परमाणु के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट कह सकते हो ऋषि, उनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने कहा किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण, किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण यानी सबसे छोटा कण कहलाता है, परमाणु कहलाता है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने कहा किसी परमाणु का सबसे अति सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक क्रियाओं में किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। किसी परमाणु का अति सूक्ष्म, किसी तत्व का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है, परमाणु। डाल्टन साहब ने बोला परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते। बस सुनना ध्यान से, बहुत सीखोगे। डाल्टन साहब ने बोला परमाणु अविभाज्य कण, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग जानते हो कुछ सालों बाद धरती पर 3 साइंटिस्ट हुए। इलेक्ट्रॉन खोज कर दिए थॉमसन साहब ने, प्रोटॉन खोज कर दिए रदरफोर्ड साहब ने, न्यूट्रॉन खोज कर दिए चैडविक साहब ने। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज होने के बाद मालूम चला कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु को भी हम 3 अलग अलग छोटे क्या कर सकते हैं, कणों में तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यानी तब एक परिभाषा निकल के आई, किसी तत्व का वह अति सूक्ष्म विभाज्य कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। यानी ये समझो अगर मार्कर है तो एकदम धारा प्रवाह में चलेंगे, बस सुनते जाना कच्ची लैंग्वेज, एकदम एक्टिव बैठ जाओ। अगर मार्कर है, इस मार्कर को मैं काट दूंगा, इसमें अनगिनत यानी खरबों परमाणु निकलेंगे। और उस खरबों परमाणु में अगर मैं एक परमाणु ले लेता हूं, एक परमाणु, यानी इस मार्कर का यह एक ऐसा भाग है जिसके आगे हम इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। यानी मार्कर का एक ऐसा टुकड़ा है, ऐसा पार्ट है कि इसके आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते। अब उस परमाणु में जब तुम देखोगे, परमाणु है, कण है परमाणु, उस परमाणु तुम देखोगे उसमें तुमको 3 मिला दिखेंगे। एक मिला होगा इलेक्ट्रॉन, एक मिला होगा प्रोटॉन और एक मिला क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कब, जब मार्करों में उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब जब लास्ट में काट रहा था तो लास्ट में एक ऐसा पार्ट बचा तो उसके आगे उसको काट नहीं सकते हो, वो है परमाणु। और परमाणु जब मैंने काटा उसमें 3 मिला बैठे थे। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है, और कौन था, न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन था। अगर हम बात करें दुनिया के हर एक जो हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो, हर चीजों में करंट का फ्लो होता है। और कैसे होता है सब समझेंगे, एक एक चीज समझोगे। यानी दुनिया का हर एक चीज में करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो कौन करवा रहा है, यानी ये मार्कर है तो मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन है, हम में भी क्या इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल है, दुनिया की हर एक चीज जो तुमको अपने आंखों दिखाई पड़ रही है सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी सब में करंट का फ्लो होना चाहिए।
अब करंट का फ्लो करने के लिए सबसे मेन जिम्मेदार कौन होता है? सबसे मेन वाहक कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा आगे बात करो। यानी कहने मतलब यह है, अगर बच्चा ये है नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है नाभिक, नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो प्रश्न उठता है, मैं बता चुका हूं कि भैया प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाता है? रीजन क्या है? इस चैप्टर का मेन मकसद हुआ है वही पढ़ना क्या हमको है? विद्युत धारा। इस चीज तुम समझ लोगे, चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाता है, प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगाता। ध्यान सुनो एक बार फिर से। यानी अगर हम बात करें प्रोटॉन का मास, पहला पॉइंट, अगर हम बात करें प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। वही हम बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सुनते जाना बस कंसंट्रेट होकर के। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। 31 किलोग्राम। अंदर तक हम जाना चाह रहे हैं, चैप्टर का मतलब समझो, अर्थ समझो। अर्थ क्या है इसका? लिखना भाग जाए। यानी कहने मतलब यह है, जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ जो प्रोटॉन है, वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कै गुना ज्यादा है। कै गुना? 10⁻⁻27 भाग देना पड़ेगा 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किसके द्रव्यमान से है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हल कर लेने जा घर पर, ये हल करने पर आता है 1837 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक मिनट, पूरा थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या है? पूरा थ्योरेटिकल वैल्यू है। यानी कहने का मतलब यह है, जो नाभिक में प्रोटॉन बैठा है, उसका जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1 गुना, 100 गुना, 1000 गुना नहीं, 1837 गुना ज्यादा है। अब बताओ, यानी कहने मतलब यह है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा है, या इसी को मैं दूसरे भाषा में बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या है? कम है। एक मिला है, एक मिला है, सब पतला बना दे रहे हैं। ये पतरका है। क्या है? पतरका। दूसरा मत बोल दे, घबरा जाएगा। ये बोटका क्या है? पतरका। पतरका का वेट मान लो 10 किलोग्राम। मोटका का वेट कितना होगा? इससे 10 में जाता, कम होता 1800। ये तो आदमी होगा नहीं जी, ये तो आदमी नहीं होगा। 10 में जाता क्या ना? सही है, सही है। सोचो, अगर है 10 किलोग्राम का, है 1800, 18370 किलोग्राम का। दुई मिला को मैंने पार्क में दौड़ाना शुरू कर दिया। एक पतरका मोटका है, तो कौन तेज दौड़ेगा? यानी मैं कह सकता हूं कि मोटका का द्रव्यमान पतरके के द्रव्यमान से ज्यादा है, या पतरका का द्रव्यमान मोटके के द्रव्यमान क्या है? सही बोल सकता हूं। यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 18 गुना क्या होता है?
इसीलिए भैया इसका मास प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा है। इसे नाभिक में शांति से बैठा रहता है। भैया हमको डिस्टर्ब ना करो, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम खा फिर टन्ने बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग देखते हो गांव में, शहरों में गांव की महिलाएं मान लो काम करती हैं, लेकिन शहर की महिलाएं बस उनको कहते हैं टीवी चलना है, साथ वो देखना है। एक ही महीने में शादी विवाह हुआ, एक ही महीने भैंसासुर। क्यों? कुछ काम करना नहीं है। अब गांव को महिला सुबह झाड़ू लगाना, काम करना, सब काम होता है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, अगर हम बात करें नाभिक की त्रिज्या की, किसकी त्रिज्या की? नाभिक की त्रिज्या। बोलो मत, बस सुनते जाओ। नाभिक की त्रिज्या भैया नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? पहले परमाणु लिख लो। परमाणु की त्रिज्या कितना होती है? 1 माइनस मीटर। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या होती है कितना? 1 × 10 माइनस 15 मीटर। बोलो मत, सुनते जाओ बस। अगर हम बात करें परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या वह नाभिक की त्रिज्या की तुलना में कई गुना ज्यादा है। 1 × 10 माइनस 15, 10 माइनस 10 हल कर लोगी 15 है ना, 10 घाते आएगा 5 और 10 घाते 5 को हम लोग कहते हैं 1 लाख। क्या कहते हैं? इस सर्वागी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 किससे? नाभिक की, नाभिक की त्रिज्या से। ये पॉइंट तुमको बताना क्या चाह रहा है? ये है परमाणु, ये परमाणु है। किसी परमाणु के नाभिक से उसके सबसे बाहरी कक्षक के बीच दूरी को हम लोग कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? ये है भैया परमाणु की त्रिज्या। क्या है? परमाणु की त्रिज्या। अब किसी नाभिक के केंद्रवा से उसके नाभिकवा, नाभिक है, क्या है? नाभिक के बीच दूरी हम लोग कहते क्या है? यह नाभिक की त्रिज्या। क्या है? नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या। ये कहना क्या चाह रहा है? किसी जो परमाणु की त्रिज्या होती है, किसी जो परमाणु त्रिज्या होती है, त्रिज्या है इस त्रिज्या से, है त्रिज्या इस त्रिज्या से 1 2 गुना 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा नहीं, 1 लाख गुना ज्यादा होता है। यानी किसी जो परमाणु की त्रिज्या होती है वह नाभिक की त्रिज्या की तुलना में 1 लाख गुना ज्यादा होती है। यानी तुम ऐसे समझो एकदम आसान भाषा, गांव भाषा में, एक है पाइप, एक है पाइप और एक है कुआं। कुआं हो ना, कुआं इतना बड़ा है, इतना बड़ा। 1 मिनट, एक छोटा बच्चा इसमें गिर गया और एक छोटा बच्चा इसमें गिर गया। तुम बताना किसमें से छोटे बच्चे निकालने में आसानी होगी? बड़का में से ना, इसमें निकलेगा, दिक्कत होगा। अब तो समझो, यानी इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है वह इसकी तुलना में कितना गुना कम है जी? यानी इसकी त्रिज्या है वह इसकी तुलना में कितना गुना ज्यादा है? परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन बैठा है वह प्रोटॉन मान लो एकदम अंदर बैठा है, क्योंकि उस नाभिक की त्रिज्या बहुत कम है, कम है।
नाभिक है, इसमें कौन बैठा है? प्रोटॉन का बैठा है। इसमें से प्रोटॉन को निकालना आसान, इसमें से तो क्योंकि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन बैठा है उसकी त्रिज्या बहुत कम स्थान में है, और उस कम स्थान में से प्रोटॉन को निकालना नहीं, क्या निकालना ही नहीं, क्या है? मुमकिन नहीं, क्या है? असंभव है, नामुमकिन है। यानी इतना छोटे से स्थान में, बहुत छोटा स्थान है, परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 1,00,000 गुना क्या है? छोटा है। उस स्थान में से प्रोटॉन निकालना क्या है? मुमकिन नहीं, क्या जी? नामुमकिन है। और जब प्रोटॉन निकलेगा नहीं तो क्या चक्कर लगा पाएगा? कंडीशन नंबर 2 हुआ। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 होता है, अगर हम बात करें इस धरती पर 4 प्रकार के क्या होते हैं? मौलिक बल। क्या होते जी? मौलिक बल होते हैं। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के। पहले कौन होता है? पहले गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। अगला क्या है? अगला है क्षीण बल। अगला है क्षीण बल। अगला क्या है? अगला है नाभिकीय बल। अगला है नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल हम दिखाते हैं F से, F ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल को F E से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्षीण बल को F W से वीक फोर्स। नाभिकीय बल को F N से न्यूक्लियस फोर्स। अगर तुमसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड में कितने प्रकार के मौलिक बल होते हैं? 4 ही प्रकार के होते हैं। इस 4 प्रकार के मौलिक बलों का जब डीपली से अध्ययन किया गया, देखा गया, क्या देखा गया? देखा ही गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर वीक फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर नाभिकीय बल Fn, इन सब में चारों जो रेशियो होता है वह एक संबंधित 10⁻25, 10⁻36, 10⁻, यानी इससे डिस्कस इन कर रहा है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल कौन सा है? पूरे इस यूनिवर्स का, पूरे इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल कौन होता है? नाभिकीय बल। अब तुम सोचो, एक तो जहां पर प्रोटॉन बैठा है उसके बीच की गैपिंग क्या है? बहुत ही कम है। गैपिंग कम क्या है? रीजन क्या है? गैपिंग कम इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है वह कौन बल लग रहा है? और जो ब्रह्मांड का सबसे क्या है? खतरनाक बल है। अब बताओ, अगर प्रोटॉन होता क्या है? अभी तक तुम पढ़ चुके हो, अभी तक हमें पढ़ाया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज किया था, और समान प्रकार के आवेशों क्या लगता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण। लेकिन यहां पूरा उल्टा होता है। नाभिक में है कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन मान लो, और न्यूट्रॉन जी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में आकर्षण बल तो काम कर रहा होता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी कौन बल काम करता है? प्रतिकर्षण नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैपिंग क्या है? बहुत ही कम है, और गैपिंग बहुत कम होने के कारण इनके बीच भी कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल। और उस आकर्षण बल के कारण जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन बैठा है या न्यूट्रॉन से दूर नहीं जा पाता है। यानी न्यूट्रॉन कहता है हम तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, और पक्के दोस्त को तुमको छोड़कर जाना नहीं है। इसलिए जब प्रोटॉन भागने का प्रयास करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। कहां जात को बच्चा? हम तुम्हारा दोस्त है, काहे छो जात हुआ? हमारा तो हमारा पक्का दोस्त हुआ, ठीक, इसलिए जा नहीं पाता है। इसलिए बेचारा कहता ठीक भैया तुम्हारे साथ ही रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इसलिए यह प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं जा पाता है। जो नाभिक से बाहर जा नहीं पाएगा तो
चक्कर लगा नहीं पाएगा तो दुनिया मोहमाया क्या रहेगा, दूर रहेगा, बैठा रहेगा। कंडीशन नंबर कौन हो गया, थर्ड। कुछ पढ़ने पड़ा, पहले तो उतारो फिर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बड़ा फटाक से। चलो आगे देखो इधर। अब एक चीज जान लो, लेट भी हो रहा है। यार हम बात करें पदार्थ तो समझो, यहां पर पदार्थ, बोलो मत सुनो बस, लिखा नहीं भी, ठीक। अगर हम बात करें पदार्थ, तो पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। एक मिनट, ठीक। मैटर चाहे कहो, चाहे द्रव्य कहो, चाहे सब्सटेंस कहो, या में डबल टी आर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। अगर हम बात करें ठोस, ठोस में आते हैं तीन मिला। एक आता है चालक, इसी को हम लोग कहते हैं सुचालक, और इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टर, ठीक। दूसरा होता है कुचालक या चालक, ठीक। इसी होता है कुचालक, ठीक। इंसुलेटर, इंसुलेटर, और एक होता है अर्धचालक। अभी लिखो मत, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, अगर लिक्विड, लिक्विड में होते हैं दो प्रकार के। एक भैया होता है शुद्ध द्रव, दूसरा क्या है, अशुद्ध द्रव। अशुद्ध द्रव ये क्या है, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। ये क्या है, इम्प्योर लिक्विड, इम्प्योर लिक्विड। गैस में इसमें दो कंडीशन होती है, एक होती है कम वोल्टता पर, चला गया, एक होता है कम वोल्टता पर, दूसरा क्या है, अधिक वोल्टता पर, अधिक वोल्टता पर। अब तुम समझोगे यहां पर तीनों ही कंडीशन में द्रव का फ्लो क्या होता है, धारा का फ्लो होता है, ठीक। कैसे, ठोस, हम लोग चालक को आस्था रखते हुए आ रहे थे, ऐसे पदार्थ में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, चालक या सुचालक। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक। ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक की भांति व्यवहार करते, उसको कहते क्या है, अर्धचालक। लेकिन 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 ये है नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, और ध्यान रखना चलो आगे देखो, हाँ, वही इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सहायक होंगे जिस पर नाभिक का कोनो बल नहीं लग रहा होगा, और उस इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कौन इलेक्ट्रॉन है,
यह है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोनो बल काम नहीं कर रहा हो, उसको हम लोग कहते क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक, तो चालकों में धारा प्रवाह क्यों होता है? ध्यान रखना, चालकों में, चालक का मतलब है, हमें लिया कापर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, सब होते हैं चालक। क्या होते हैं? चालक। तो चालकों में करंट का फ्लो होता क्यों है? क्योंकि चालकों के अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बताओ, लोहा तो वहां है नहीं, ठीक? चलो मानो लोहा है, मैथ वाले को दिक्कत नहीं, मानो लोहा है, ये कितना परमाणु बना होगा? अनगिनत परमाणु बना होगा। अगर इसमें अनगिनत परमाणु होंगे, हमने बोला हर एक परमाणु क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी ये मार्कर अनगिनत इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे परमाणु में, जो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक में होता है, उसको हम कहते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11। तो सोडियम के पहले कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन? 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिया। और बाहरी कक्षक में कई? 1। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर यह मार्कर अरबों खरबों परमाणुओं से बना है, इसमें अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होंगे, और अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन में उसको हम लोग कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। कुछ होंगे उसमें क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किसी चालक में जो धारा बहती है वो किसी कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घर में होते हैं दो प्रकार के लड़के, एक माई बाप के बांड से क्या होते हैं? बधे होते हैं, और एक मिला होता है माई बाप इधर की तरफ चिल्लाए, कौन प्रभाव पड़ने वाला? लखैरा लड़का, लखैरा, ठीक? उसको घर में गांव में छूट गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो चालकों में जो करंट का फ्लो होता है वह किसी का होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहे जहां जाए, जिससे बांध बना रहे, कितने दोस्त यार होंगे, अब कौन दोस्त यार हो भगवान जाने हो, ठीक? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालकों में धारा क्यों आती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अचालक यानी कुचालक, अचालक में धारा नहीं बहती, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसमें अचालकों में। अच्छा, तुम कहोगे लोहा, तुम कहोगे लोहा, लोहा में करंट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक बात ध्यान सुनना, अगर दुनिया का कोई भी चीज है तो वह अनेकों परमाणु से बना हुआ है। और ध्यान रखना, तो होता क्या है? अगर वो तार है, क्या है? तार है। अगर मैंने तार को किसी वोल्टेज से जोड़ दिया, किसी बैटरी से जोड़ दिया, तो तार करता क्या है? जो वोल्टेज होता है वह तार में धक्का देता, क्या देता है? धक्का देता है। तो जो चालक में इलेक्ट्रॉन सोए हुए रहते हैं, जैसे उनको वोल्टेज धक्का मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन कहते आगे क्यों करते हैं? गति करने लगते हैं। यानी चालकों में होता है, चालकों में करंट फ्लो क्यों होता है? तो चालकों में हमने क्या बोला? दुनिया का हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे होंगे। और जैसे ही अब होता क्या है, जब मैं वोल्टेज नहीं दे रहा हूं, बैटरी नहीं जोड़ा हूं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी आपस में एक दूसरे से लड़ करके उनका जब औसत वेग निकालोगे, तो औसत वेग आएगा शून्य। जो औसत वेग आएगा शून्य, तो उसमें करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। यानी जब तार में करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता तब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे होते हैं, रैंडमली गति कर रहे होते हैं, रैंडमली मतलब इधर उधर गति कर रहे होते हैं, परंतु उनके औसत वेग को एक मिनट जाएगा इधर, एक मिनट जाएगा इधर, एक मिनट जाएगा उधर, अपने औसत वेग को निरस्त कर देते हैं, इसलिए करंट का फ्लो होता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने चालक को किसी वोल्टेज से जोड़ दिया, सप्लाई जोड़ दिया, अब वोल्टेज करता क्या है? धक्का देता है, धक्का देता है, और धक्का से वह इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली रूप से गति कर रहे थे, उस वोल्टेज के कारण उनको एक दिशा मिल जाती है, और दिशा मिलने से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचालकों में ऐसा नहीं होता।
अचालक में इलेक्ट्रॉन तो है, परंतु मैं वोल्टेज से उसको जोड़ रहा होता हूं तो वोल्टेज उसको धक्का नहीं दे पाता। जब वोल्टेज धक्का नहीं दे पाएगा, वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बल। बल होता क्या है? धक्का होता क्या जी? धक्का। जब इसमें धक्का लगाया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो है मार्कर में, लेकिन वोल्टेज कारण उस इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं मिल पाया, धक्का नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, धारा बहेगी नहीं बहेगी। अर्धचालक में, अर्धचालक तुम लोग पढ़ो चैप्टर नंबर 14 में। इसमें होते हैं दो, एक होता है होल, एक होता है होल। होल को हम लोग कहते हैं धनावेश, क्या बोलते हैं? धनावेश। और एक होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोटर, क्या बोलते हैं? कोटर। और एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी अर्धचालकों में जो करंट का फ्लो होता है, चैप्टर नंबर 14 पूरा तब विस्तार से पढ़ोगे। अर्धचालकों में धारा दो कारण बहती है, एक होल कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी क्या होता है? एक होता है बैलेंसी बांड, एक होता है कंडक्शन बांड। क्या होता है? कंडक्शन बांड होता है। तो होता क्या है, ध्यान समझो इधर, थोड़ा बता देता हूं मैं। ये होता है, यहां पर है और लंबा प्रोसेस इसका। एक होता है बैलेंसी बांड और होता है कंडक्शन बांड। एक होता है बैलेंसी बांड, ठीक। होता क्या है चालक के केस में? चालक के केस में कंडक्शन बांड और बैलेंसी बांड आपस में सटे हुए होते हैं। सटे हुए होने के कारण जब इनको हम वोल्टेज जोड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन कूद करके आसानी से कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बांड में चले जाते हैं, जिससे कारण से इसमें धारा बहने लगती है। परंतु अचालकों में जो कंडक्शन बांड है, बैलेंसी बांड है, इनके बीच गैपिंग थोड़ा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनको वोल्टेज दिया, धक्का दिया होता है, ईएमएफ लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के इसमें जाते नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के इसमें जाएंगे नहीं तो करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। लेकिन अर्धचालकों केस में इन दोनों बीच की गैपिंग ज्यादा होती तो है, लेकिन गैपिंग ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन तो नहीं गए, लेकिन जैसे इनको थोड़ा टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर हाईली टेम्परेचर दिया गया, तो हाईली टेम्परेचर देने के कारण बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन किसमें गुजर जाते हैं? कंडक्शन बांड में। और क्या होती है अर्धचालकों केस में, यानी अर्धचालकों में धारा तभी बहेगी, उसको गर्म करो। क्या करोगे? गर्म करोगे। जब गर्म करोगे चालक की भांति व्यवहार करेगा, ठंडा हो जाएगा चालक की भांति। आदमी जब क्या होता है, बहुत हीट हो गया, बहुत गुस्सा आता, क्रोध आता है, वो नॉर्मल हो तो नॉर्मल रहेगा। तो ये चीज, तो इसको हीट देने पर क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन खुद कहां चले जाते हैं? इसमें धारा फ्लो होने लगता है। द्रव, अगर धरती का कोनो द्रव जिसका पीएच मान 7 से उदासीन है, उसमें तुम करंट का फ्लो करवाओगे, करंट का फ्लो जीवन नहीं होगा। अगर शुद्ध द्रव है, कोनो उसमें इंप्योरिटी नहीं मिली हुई है, उसमें कभी करंट का फ्लो होने वाला नहीं, शुद्ध द्रव है तो। लेकिन वह अशुद्ध द्रव है, अशुद्ध द्रव का मतलब है तुम्हारे शहर का पूरा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट किसमें भरे? नाले में भरे हैं। उस नाले में तुम एक तार जोड़ दो, भयानक करंट बहेगा। क्यों? पूरा शहर का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन क्या हो रहा है उसमें? जा रहा है, बह रहा है। उसमें तुम एक तार जोड़ दोगे, एक भयानक करंट प्रोड्यूस होगा। तुम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशुद्ध द्रव। क्यों होगा? क्योंकि अशुद्ध द्रव में आ जाते हैं दो प्रकार के आयन, एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या होता है? निगेटिव आयन, जिससे कारण से क्या होती है? भयानक करंट फ्लो होती है। इसी कारण से, इसीलिए तुमको कहा जाता है बरसात के दिनों में अगर सड़क किनारे कोई पोल लगे हो तो पोल से सटके मत चलो। क्यों? अगर पोल में मान लो, अब तो शहरों में लकड़ी का पोल नहीं लगाया, किसी लगाया? लोहे का पोल। अब लोहे का पोल लगा हुआ है, बाई चांस उसमें कोई तार टूट करके पोल से टच कर गया है, अगर आस पास से तुम पानी से मान लो पोल जहां लगा है उसमें करंट तार छू रहा है और आस पास पानी भरा हुआ है, अब तुम वहीं गुजर रहे हो, अब पानी तुम जो जानते हो शहर का पानी, उसमें कुछ गंदगी मिली होगी, जब गंदगी मिली होगी क्या होगा? वो अशुद्ध होगा। उसके पास गुजरोगे वो क्या होगा? खतरा होगा, करंट मिलेगा, मारे जाओगे। इसलिए बरसात के दिनों में पोल से दूरी रहो, कोनो पोल साला हो उससे तुम दूर रहो। कौन भगवान जाने कब क्या हो सकता है जी? कोई तार टूटा हुआ टच कर रहा हो, तुम उसके पास गए, हाथ ऐसे कर रहे हो, चलते रहो, पकड़ लिए, चलो चलो बुलावा आया है, माई दुर्गा ने बुलाया है। तो अशुद्ध द्रव क्या हो गया? अशुद्ध द्रव, उसमें करंट का फ्लो होगा,
क्यों होगा? उसमें क्या होते हैं? आवेश। क्या होते हैं? आवेश। अच्छा आगे, गैस में गैसों में धारा बहती है। हाँ, अगर वोल्टेज कम है तो गैसों में धारा नहीं बहेगी, अगर वोल्टेज ज्यादा है धारा बहेगी। कैसे? बताता हूं। तुम्हारे गांव में इस कोचिंग में भी पतले पतले तार लगे पंखा चलाने के लिए। अभी तुम तार के आसपास जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तारों पकड़ बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, कटा हुआ तार नहीं ना, सही तारों पकड़ बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जब किसी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से करंट ले जाया जाता है, धारा ले जाया जाता है, 32 केबी, 64 केबी, 128 केबी, तुम चले रहे हैं अपने शहर में, रामनगर में, वहां पर तुम लोग जाओगे, तुम्हारे गांव में जिस तरीके से करंट आई हुई है वहां उस तरीके नहीं आई हुई है। बड़े बड़े लगाए टावर, क्या लगाए गए हैं? टावर लगाए गए हैं। टावरों में 6 तार, 5 तार, 8 तार ऐसे लगा के उसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, और वो बहुत ऊंचाई पर होते, कहते बहुत ऊंचाई पर होते। होता क्या है, जब बड़े बड़े मोटे तारों से, ट्रांसमिशन लाइनों से, तुम सोचो जहां पर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर 25 केवी लाइट सप्लाई हो रही है, 25 वोल्टेज, इतना मोटा तार है। अगर बरसात दिनों में बरसात हो रही हो, तुम छतरी लेके चले जाओ वहां पर, उसके नीचे तुमको बुलाएगा आओ हमारे पास, तो वो तुमको फील कराएगा वो। उसी प्रकार से जब ट्रांसमिशन लाइन मोटी मोटी तारों में 64 केबी, 28 केबी, उसमें करंट का फ्लो होता है, उसका तार बहुत मोटा होता है। होता क्या है, जब उसमें करंट का फ्लो हो रहा होता है तो उस तार के आसपास की जो हवाएं होती हैं, वो तार है इतना मोटा है, इस तार के आसपास की जो हवाएं होती हैं, वो हवाएं जब इस तार से गुजरती है, होता फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने से घर्षण होता है, और घर्षण होने से जो आसपास की हवाएं हैं वो हवाएं होती है आयनित। क्या होती हैं? आयनित। और आयनित होने से जब उस तार के तुम आसपास खड़े होगे, तुमको चरचराहट की आवाज क्या आएगी? चर 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 आवाज आएगी। क्यों? उस तार के आसपास की हवाएं फ्रिक्शन करंट क्या हो चुकी हैं? आयनित हो चुकी हैं। और जब जिस तार में करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा होता है, उस तार में बहुत कम ऊंचाई पर ही लिख दिया खतरा है, उसके ऊपर तुम जाओगे दिक्कत है। क्यों? उसमें जो आसपास की हवाएं होती क्या होती हैं? आयनित। क्यों? उसमें उतना क्या है? आयन। तो धारा में ध्यान सुनना, अशुद्ध द्रव में तो धारा बहा मुक्त आयनों से बहा मुक्त आयनों कारण, और यहां पर आयनित होने के कारण हवाएं क्या हो गई हैं? आयनित। और आयनित होने के कारण जब हवाएं इस तार से टकराएंगे उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा? उसमें चर चर की क्या आएगी? आवाज आएगी। इसीलिए तीनों प्रकार की पदार्थों के धारा का फ्लो होता है। कल हम लोग एकदम विस्तार से समझेंगे धारा कैसे बहती है। प्लस से माइनस को, माइनस से प्लस कैसे हो, क्या होता है? चालू करना।